अब हम देखेंगे रोलेट एक्ट। भाई बहुत नाम है रोलेट एक्ट का, इतना पढ़ रहे हैं, मतलब बचपन से पढ़ते हैं। चलिए अब इसे देखते हैं। गांधी जी सक्सेस। गांधी जी क्या हुआ, अब जो हम पीछे 3 सत्याग्रह पढ़ के आए उसमें गांधी जी सक्सेसफुल हो गए, कामयाब। तो उन्होंने, उनको भाई मज़ा आ गया, फिर उन्होंने एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च कर दिया अगेंस्ट रोलेट एक्ट। अब पहले समझें रोलेट एक्ट क्या है। तो इट वॉज, ये जो नीचे डेफिनेशन लिखी है येलो कलर में, इट वॉज पास्ड बाय द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। तो मतलब ये एक्ट किसने पास किया, किस काउंसिल ने पास किया, तो वो था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और बावजूद इसके कि कोई भी इंडियन मेंबर जो उस काउंसिल में था वो सब इसके अपोज थे, तब भी काउंसिल में ये एक्ट पास हो गया। तो मतलब मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला कोई सिस्टम ही नहीं है कि वोट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इट गेव गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। यहाँ पे 2 बार लग गया है, उसे इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर मिल जाती हैं जिससे वो दबा सके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। तो मतलब इसमें कहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल आपको पार्टी ऐसा प्रोटेस्ट करती हुई देखे तो एकदम उसे दबा दो, और जो भी आपको वहाँ पकड़ना हो, किसको भी जेल में डालना हो, बिल्कुल डाल दो 2 साल के लिए, बिना किसी आरोप के या बिना किसी उसने जुर्म किया हो या न्याय किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए कितना खराब एक्ट था। ऐसे तो भाई कोई प्रोटेस्ट ही नहीं करेगा जब तुम सबको जेल में डाल दोगे। अब इफेक्ट क्या हुआ रोलेट एक्ट का, तो फिर पूरे देश में वही गांधी जी ने आंदोलन करा, तो रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, रेलवेज वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन। देखिए सब हुआ पर सब नॉन वायलेंस, दुकानें बंद कर दी, कहीं हड़ताल पे चले गए सब। अब क्या हुआ, अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज and scared that lines communication such as the railways and telegraphs would be disrupted, they prevent entry of leaders in Delhi। अब क्या हुआ, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी ना उसे डर लग गया। उसने देखा ये सब तो सब कुछ बंद करते जा रहे हैं, और कहीं ये हमारी जो रेलवे यानी जो कम्युनिकेशन की लाइन होती है जिससे वो एक दूसरे से पहुंच सके, रेलवे है, टेलीग्राफ था उस समय, और कहीं ये लोग वो ख़राब ना करते हैं, इसलिए उन्होंने फिर दिल्ली में जो थे वो बड़े बड़े लीडर्स की एंट्री रोक दी, जैसे कि हमारे अब्दुल गफ्फार खान है, महात्मा गांधी हैं, इन सबको दिल्ली में आने से रोक दिया गया। और फिर 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को, मतलब ये हम पढ़ रहे हैं अभी सन 1919 की बात है, मैं यहाँ पे लिखना रह गया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। 1919 की बात है ये। तो 1919 को पुलिस ने फायर करा अमृतसर में, एक बहुत ही बिल्कुल शांत, जो लोग अपना काम कर रहे थे, मतलब प्रोसेशन, मतलब जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे वो, उससे क्या हुआ पूरी दुनिया में, मतलब इंडिया में भड़क गए सब लोग। अभी तक तो सब कुछ नॉन वायलेंस से चल रहा, बट अब जब इन्होंने गोलीबारी कर दी भाई, तो फिर तो गुस्सा आ गया इंडिया वालों को। फिर तो बस अटैक हुए बैंक्स पर, पोस्ट ऑफिस पे अटैक हुए, रेलवे ऑफ स्टेशन पे जाके हुई मार धाड़ खूब बढ़िया एकदम। अब बढ़िया क्या हुई, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने देखा ये तो और फिर लड़ मरे। अब मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। जैसा कि अभी आप जानते हो तो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पर यूक्रेन में मार्शल लॉ लग चुका है। मार्शल लॉ में क्या होता है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन सब साइड में, जो भी पावर है सब आर्मी की होती है। आर्मी चाहे किसी को कहीं भी गोली मार सकती है, किसी को कहीं भी पटक सकती है, उठा सकती है, कुछ भी। तो ये होता है मार्शल लॉ में। तो अब वही हमारे इंडिया में भी लग चुका, सोचिए कितनी ख़राब बात है ये। और जनरल डायर, ये आदमी बहुत खतरनाक है, इसका नाम बिल्कुल याद रखिएगा। जनरल डायर ने अब कमांड ले ली हाथ में, यानी अब उस पर आ गई सारी कमांड। अब उसने जो किया वो तो देखने भी नहीं, मतलब एकदम किसी भी चीज़ के लायक नहीं है। अब आया जलियन वाला बाग इंसिडेंट। देखिए ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जलियन वाला बाग कितना बुरा, मैं सोचता हूँ आप सभी जानते भी होंगे कि एक अपने बाग में कई सारे लोग आए थे, उन पर गोली चला दी गई। तो देखिए उसे ही पढ़ें। ऑन 13 अप्रैल अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियन वाला बाग। तो 13 अप्रैल को एक बड़े से ग्राउंड में हमारा बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है जलियन वाला बाग में, ठीक है। वो जो गार्डन हम कह सकते हैं, बाग कह सकते हैं, तो उस बाग का नाम था जलियन वाला बाग। तो वहाँ पर कई सारी भीड़ इकट्ठी होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ बैसाखी का फेयर लगा होता है और वहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के खिलाफ। तो वही यहाँ लिखा है, सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, अदर्स हैड टू कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर अनवेयर ऑफ मार्शल एक्ट। अब जो लोग बाहर की सिटी से बैसाखी फेयर अटेंड करने आए थे तो उन्हें नहीं पता थी कि अमृतसर में मार्शल लॉ लग चुका है, ठीक है। उन्हें ये बात पता ही नहीं थी, नहीं तो बात ही नहीं। अब फिर जनरल डायर हमारे उस एरिया में आया, ग्राउंड में आया, गेट बंद करा, वहाँ का मेन एंट्री बिल्कुल क्लोज करी, और सीधे मासूम पब्लिक पर फायरिंग ओपन कर दी। सोचिए कितनी खराब बात है।
बेवजह मासूम लोगों की जान गई। वहाँ पर आपको पता हो तो एक कुआं था जिसमें कि लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए, पर वहाँ भी उनकी जान कहाँ बचती फिर। तो बहुत ही बुरा हुआ था वो। फिर क्या कहा उसने, ही सेड दैट हिज ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड एव। तो मतलब वो ये कहता है कि मेरा तो जो ऑब्जेक्टिव था इसको करने का वो ये था कि मैं उनके दिमाग में एक मोरल इफेक्ट पैदा कर सकूं, मतलब उन्हें एक सीख दे सकूं कि जो तुम ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, अगर ऐसा करा तो ऐसा कर दूंगा, मतलब गोली चला दूंगा, जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा। उनके दिमाग में एक डर बैठा सकूं। तो मतलब कितना गंदा ऑब्जेक्टिव था ये कोई ऑब्जेक्टिव होता है। अब इफेक्ट क्या हुआ जलियन वाला बाग का, फिर से सारे लोग, एज न्यूज स्प्रेड पब्लिक केम टू द स्ट्रीट, जनता सड़कों पे उतर आई, हाहाकार मच गया पूरे में। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो फिर क्या होता है, कई सारी हड़तालें होती हैं, क्लैश होते हैं आम पब्लिक की पुलिस के साथ, गवर्नमेंट की बिल्डिंग पर अटैक होता है। देखिए अभी तक आप देखिए गांधी जी नॉन वायलेंस का साथ दे रहे थे, लेकिन जब वहाँ पे गोली चली तो उसके बाद गड़बड़ हो गई, जब पीसफुल प्रोसेशन पे गोली चली और फिर जलियनवाला बाग के बाद और गड़बड़ हो गई। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड करा इन सबको, उसने भी ब्रूटल रिप्रेशन करा, बिल्कुल सबको जहाँ देखे वहीं मार दो, कोड़े मारो, खूब ये करो, बुरी तरीके से काम। अब फिर ये सब करने के बाद उसने पीपल्स को इंसल्ट करना शुरू करा, गवर्नमेंट ने, सीकिंग टू इंसल्ट द पीपल। इंसल्ट कैसे करा, सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। कहते हैं ना आपने पिक्चरों में सुना हो कि तुम्हें मेरी चौखट पे आके नाक रगड़नी पड़ेगी या मेरे जूते पे आके नाक रगड़ो। तो वही उन्होंने कहा जनरल डायर ने कि अब इन सबको ज़मीन पे अपनी नाक रब करनी पड़ेगी। डू सलाम, जैसे कहते हैं ना सलाम ठोकते हैं सबको, तो वही सलाम करना पड़ेगा सब ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। क्रॉल ऑन स्ट्रीट्स, सड़कों पर रेंगना पड़ेगा। मतलब ये सब वही खराब आदतें, खराब बातें बिल्कुल, जिनका कोई तुक ही नहीं है, तो वो सब उन्होंने करा। पीपल्स वर फ्लॉस्ड एंड विलेजेस पर बॉम्ब्ड। फ्लॉस्ड का मतलब है कोड़े से मारना, ठीक है। तो पीपल्स को कोड़े से मारा गया हो, जैसा कि आप जानते थे पहले कोड़े बहुत चलते थे, अपना जो जनरल था वो हाथ में लेके चलता ही था, जिसको जहाँ मन करा वहीं मार दो पीठ पे, भाई ऐसे कैसे। तो वही किया गया, विलेजर्स को उड़ा दिया गया बम फेंक के। तो ये सब हुआ हमारा इफेक्ट ऑफ जलियन वाला बाग। देखिए अब आप इसको याद कैसे करेंगे, जो मैं आपको रोलेट एक्ट से बताता आ रहा हूँ। आपको पहले तो इसकी डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद आपको रोलेट एक्ट के अंदर पढ़ना है। पहले तो सब कुछ नॉन वायलेंस से हो रहा है, स्ट्राइक्स हुई, शॉप्स क्लोज हुई, बट फिर क्या हुआ, जब अमृतसर में गोली चली तो उसके बाद थोड़ा मामला बिगड़ जाता है। फिर कंट्री में मार्शल लॉ लग चुका और जनरल डायर ने कमांड ले ली। अभी भी नॉन वायलेंस का साथ दे रहे थे कुछ लोग, वो आए जलियन वाला बाग में गैदर हुए, पर वहाँ पे मारधाड़ हुई और फिर हमारे लोगों ने भी उनके साथ मारधाड़ करी, जिसके बाद और मारधाड़ हुई। मतलब फिर तो एकदम वायलेंस ही हुआ सब कुछ। तो आपको इसे ऐसे याद रख सकते हैं, पहले आप इफेक्ट लिखेंगे रॉलेट एक्ट का, उसके बाद जलियन वाला बाग, और जलियन वाला बाग के बाद उसका इफेक्ट। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी तो भाई नॉन वायलेंस उनका धर्म था, उन्होंने देखा ये क्या, ये तो सब वायलेंस में बदल गया, इतना खून खराब है, ये क्या है। तो उन्होंने इस जो उनका ये उन्होंने जो इस मूवमेंट चलाया था, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने बंद कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये बात बताई नहीं थी शुरू में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये था क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए था, एकदम बिल्कुल 10-15 दिनों में ही ये मूवमेंट बंद हो गया। तो उसका कोई मतलब नहीं था, आगे हमारा अच्छे से हम स्टार्ट बाद में करते हैं इसको, ठीक है। अब गांधी जी ने अब सोचा कि ये तो बहुत छोटा मूवमेंट था, हमें कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है, कुछ बड़ा करो भाई, कुछ बड़ा चाहिए। अब उन्होंने ये भी जानते थे कि बड़ा कब होगा इंडिया में कुछ भी, जब हिंदू मुस्लिम एक साथ होंगे, क्योंकि दो पॉपुलेशन मेजर थी यहाँ पे, हिंदूज की और मुस्लिम की। अगर ये दोनों ग्रुप एक साथ आ गए तो बस हम जंग जीत लेंगे। तो इसलिए उन्होंने खिलाफत इशू को लिया। देखिए मैं आपको गारंटी देता हूँ आप खिलाफत इशू बचपन से पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल अलग ही बात बताऊंगा। आपको मतलब आप सोची भी नहीं होगी ऐसा है, मतलब खिलाफत इशू था क्या असलियत में, मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने खिलाफत इशू को उठाया, उसका साथ दिया। तो वही यहाँ लिखा हुआ है खिलाफत इशू के अंडर, गांधी जी रियलाइज द नीड टू लॉन्च अ वाइड ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बट दिस पॉसिबल व्हेन हिंदू मुस्लिम आर क्लोज। तो मतलब ये जब भी पॉसिबल था कि जब हिंदू मुस्लिम संग होते। सो ही टुक अप द खिलाफत इशू टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम अंडर वन कैंपेन। तो इसलिए उन्होंने खिलाफत इशू को उठाया, जैसे हिंदू और जो मुस्लिम है वो एक कैंपेन के अंदर आ जाए। देखिए इसके ऊपर मैं पहले ही एक एक्सटेम्पोर जो इंटरनल असेसमेंट के लिए वीडियो बनाया था मैंने, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी आप देख लीजिए। क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो हमारा जो टर्की था वो भी लड़ रहा था, अब वो वहाँ हार गया। टर्की में किसका शासन था, ऑटोमन अम्पायर का। ऑटोमन अम्पायर हार गया।
शासन ऑटोमन एम्पायर में भी किनका था? खलीफास का। खलीफा क्या होते हैं? देखिए, खिलाफत एक कमिटी होती है वहाँ की। ऑटोमन एम्पायर टर्की में जो मतलब अपना रूल करते हैं, जो एक तरीके से कहें हम तो जो राजाओं का मतलब एक वंश चल रहा होता है, तो वो उनकी खिलाफत कमेटी होती है, जिसका मेन हेड जो राजा होता है उसे हम कहते हैं खलीफा। तो वहाँ वो क्या कहते हैं, युद्ध हार गया खलीफा भाई। अब खलीफा सिर्फ ऐसा ही नहीं सिर्फ एक राजा है, उसे जो पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं ना, मैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी मुसलमान हैं उसको अपने भगवान का वंशज मानते हैं। जो उनके प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद हैं उनका वंशज माने जाते हैं वहाँ के वो खलीफा जो होते हैं। तो सोचिए, मतलब इतना वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं खलीफा से। ठीक है, ऐसा ही नहीं तो एक राजा हो तो उसके लिए क्या है, लेकिन वो अपने उसको एक तरीके से अपना भगवान मानते हैं उनको अपना। ठीक है, उतनी बहुत रिस्पेक्ट होती है। तो जब वो हार गए युद्ध तो ब्रिटिशर्स ने उनकी पावर छीननी चाहिए। ठीक है, तो अब इसलिए यहाँ पर खिलाफत इशू उठ रहा था और उसके खिलाफ मूवमेंट हो रहा था। ये स्टोरी बहुत ही बढ़िया है, मैंने भी जब पढ़ी तो मुझे भी लगा कि ये था खिलाफत मूवमेंट। नहीं तो हमें तो बस इतना बताते हैं कि गांधी जी ने उठाया और साथ दिया इसका, और कुछ पता ही नहीं चली भाई। ये थी मेन स्टोरी कि क्यों दिया भाई, और इंडिया में आया ही क्यों खिलाफत इशू, बिकॉज वहाँ पर जो स्पिरिचुअल हेड माने जाते हैं खलीफा, जो दुनिया के ऑल ओवर मुसलमान के हेड माने जाते हैं, तो वो उनकी पावर पे खतरा आया था। तो जब सब मुसलमान आपस में आए उन्होंने मूवमेंट करा था। तो वही हम पढ़ते हैं, द वर्ल्ड वॉर वन एंड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। तो ऑटोमन टर्की की हार हुई। नाउ देयर वर रूमर्स दैट हार्श ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्परर। तो मतलब अब ऐसे अफवाहें फैल रही थी कि जो ऑटोमन एम्पायर हैं या खलीफा हैं उन्हें कुछ हार्श ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी, जैसे हमने ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस पढ़ी थी ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो इट स्टार्टेड टू डिफेंड द खलीफास टेम्परल पावर। तो फिर लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि खलीफा की टेम्परल पावर को बचाया जाए। टेम्परल पावर यानी जो एक राजा की पावर होती है, हुकूमत जिसे कहते हैं, वो सिर्फ बचाया जा सके। खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेक्ट द खलीफेट बाय मुस्लिम्स अक्रॉस द ग्लोब। तो कैलिफेट कुछ नहीं, खिलाफत को इंग्लिश में कैलिफेट कह दो। तो ये मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया जिससे कि जो कैलिफेट है उन्हें बचाया जा सके। ठीक है, पूरे दुनिया में जितने मुसलमान थे उन्होंने करा। द मेन लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट वर शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, अजमल अली। ठीक है, तो ये कुछ इसके मेन लीडर्स थे। खिलाफत कमेटी इंडिया में भी बन गई, कब? बॉम्बे में, मार्च 1919। एट लास्ट अब क्या हुआ, गांधी जी ने इस इशू को उठाया, लेकिन गांधी जी को भी सपोर्ट इकट्ठा करना था ना, कि वो अपनी कांग्रेस को कैसे एग्री कराते कि यार इनका साथ दो तो हमें भी भला मिले थोड़ा। जिससे अब क्या था, गांधी जी हिंदू को तो इकट्ठा कर पा रहे पर मुस्लिम नहीं आते थे गांधी जी के पास। तो इस इशू को जब गांधी जी ने उठाया, इनका साथ दिया, तो इनके अंडर जितने मुस्लिम थे उन्होंने इनडायरेक्टली गांधी जी का भी साथ दिया। ये डायरेक्टली गांधी जी का साथ दिया। तो एट लास्ट गांधी जी कन्विंस्ड अदर लीडर्स टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट in support of Khilafat as well as for Swaraj in the Calcutta session of Congress in September 1920। तो जो कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन हुआ 1920 में, वहाँ पर गांधी जी ने फाइनली कन्विंस कर लिया और जो लीडर्स थे कि हमें खिलाफत इशू को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारे स्वराज में भी हेल्प करेगा। देखिए, मैं जब आपको मैप वर्क कराऊंगा, ठीक है, सब कराऊंगा मैं आपको, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये कांग्रेस के सेशंस ही हैं। इनको आप बिल्कुल अच्छे से इनकी जगह, प्लेस, डेट, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। अभी हमारा पहला सेशन हुआ है कलकत्ता में सितंबर 1920 में। ठीक है, अब